हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है एमएमवी टेक्निकल में, जिसमें आज जो इस समय टॉपिक चल रहे हैं वो है डीजल फ्यूल सिस्टम। इसमें अभी हम वॉल्यूम 4 में हैं और इसमें हम समझेंगे कि इंजेक्टर क्या है, इंजेक्टर का एम क्या है और उसके टाइप। तो इंजेक्टर के बारे में समझते हैं। आपने गाड़ियों में डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन सभी पे आपने एक इंजेक्टर ज़रूर देखा होगा। अब बात करेंगे कि वो है क्या चीज़। A device for injecting liquid fuel into the IC इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल को भेजने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, उसको हम इंजेक्टर बोलते हैं। एंड इसके एक दूसरे पहलू को हम थोड़ा नज़र डालेंगे। एनी एरिया समथिंग एंटर एंड इंजेक्टेड साइड प्रेशर लो एंड इंजेक्टर साइड प्रेशर हाई, यानी जो इंजेक्टर हमारा होगा उसके एंट्रेंस साइड तो प्रेशर हायर होगा, लेकिन जिस साइड इंजेक्ट होना है वहाँ पर प्रेशर ड्रॉप आउट होगा। यानी जिस जगह इंजेक्ट हो रहा है वहाँ पर प्रेशर तो है लेकिन कम है एज कंपेरेटिवली इंजेक्टर के अंदर इन होने वाले प्रेशर से। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम समझते हैं सही तरीके से। अब इंजेक्टर के डेफिनेशन से हमें क्लियरली पता चलता है कि वो डिवाइस जो फ्यूल को इंजेक्ट कराने का काम करेगी हम उसे इंजेक्टर बोलेंगे। अब एक इंजेक्टर का उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए? विदाउट टाइम एरर वर्क, यानी किसी भी प्रकार का टाइम ड्यूरेशन गैप नहीं आना चाहिए कि मान लीजिए एक्टिवेट करना है मुझे अभी, बट माइनर्स ऑफ मिली सेकेंड के बाद ऑपरेट हुआ, यानी किसी प्रकार का कोई टाइम लैग नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, क्विकली स्प्रे। अब क्विकली स्प्रे का मतलब यह है कि वो जो स्प्रे बनाने का जो मोमेंट है वो बहुत जल्दी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ समय लेने के बाद वो स्प्रे बनाना स्टार्ट करे। थर्ड, गुड स्प्रे विदाउट ड्रॉप। ऐसा ना हो कि स्प्रे बनाने से पहले या स्प्रे बनाने के बाद उसमें से कुछ ड्रॉप आउट टपकता रहे, यानी फ्यूल जो है वो वहाँ पर ड्रॉप आउट बनता रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फोर्थ, क्वालिटी स्प्रे, यानी उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए स्प्रे करने का। ऐसा ना हो कि स्प्रे करना है जिस पोजीशन पर, जिस एंगल पर, वहाँ पर ना करके कहीं और ही प्रेशर को भेज रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट, एटोमाइज फ्यूल। इतना बेहतरीन स्प्रे होना चाहिए कि जो फ्यूल है वो बहुत छोटे छोटे महीन टुकड़ों में बट जाए। यानी जैसे आप देखते हैं कि एक ड्रॉप जो है वो सिर्फ इतनी सी है, लेकिन अगर मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना चाहूँ तो ये कुछ है तो एक ही ड्रॉप, लेकिन कितने छोटे एरिया में कन्वर्ट हो गई, जैसे हम बोलते हैं एटमाइजेशन। तो ये एटमाइजेशन बहुत सुपीरियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सुपीरियर होना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। एम के बाद हम समझेंगे टाइप के बारे में कि इंजेक्टर कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और पॉइंट होते हैं इंजेक्टर को डिफाइन करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए। यहाँ पर हम आते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेशर। जो इंजेक्टर है वो कितने प्रेशर पे काम कर सकता है या कितना प्रेशर उसके अंदर होल्ड रखा जा रहा है और फिर काम करवा रहे हैं, उसके आधार पे उसमें अंतर किया जा सकता है। सेकंड, इंजेक्टर को किस तरीके से हम कंट्रोल कर रहे हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उसका क्या है, किस तरीके से उसको ऑपरेट किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट, नोजल, यानी वो टिप पॉइंट जहां से स्प्रे होना है वहां पर कितने बिंदु हैं स्प्रे होने के, सिंगल है, मल्टी है, वो पॉइंट। अब यहां हम बात करेंगे इंजेक्टर में टाइप के मैकेनिकल का। अब हम यहाँ बात करेंगे मैकेनिकल कंट्रोल। जो इंजेक्टर होगा वो कैसे काम करता है। देखिए इसमें आने का एंट्रेंस यानी इन, फ्यूल यहाँ से इन होगा, लोड इस पे पड़ा हुआ है। इस वाले हिस्से के ऊपर यहाँ पर एक बॉल लगा होता है छोटा सा, इस पर एक केम लगी हुई होती है। जब ये केम घूमेगी तो इसको दबाएगी, दबाने से क्या होगा कि जो लिक्विड का फ्लो है, इस लिक्विड का फ्लो इसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ से, जब ये इस साइड जाएगा तो इसको लिफ्ट करवाने में हेल्प करेगा। जब, और ये होगा कब, जब ये नीचे की तरफ प्लंजर दबेगा तब रास्ता खुलता है और ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो पाता है।
और जब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से स्प्रे हो जाएगा। ये जो है मैकेनिकल कंट्रोल है, यानी यहाँ पर जो लगी हुई है केम, जब तक केम इसको दबाएगी नहीं प्लंजर को तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। ये इंजेक्टर्स आते थे आपके मास्टर टाइप सिस्टम में। अब बात करेंगे प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल में क्या होगा, ये वाला साइड जो है वो आपका इन है, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ये वाले हिस्से को रिटर्न लाइन, ठीक है। रिटर्न लाइन यानी यहाँ थोड़ा सा अलग सिस्टम हमें मिल रहा है, इसको भी समझेंगे। यहाँ से जब प्रेशर आएगा, यहाँ तो केम के बलबूते टिका हुआ था, जब केम दबाएगा तभी खुलेगा। यहाँ से प्रेशर कंटिन्यू आ रहा था, अब यहाँ से प्रेशर कंटिन्यू आ रहा है, तो अगर यहाँ से प्रेशर कंटिन्यू आ रहा है तो यहाँ से स्प्रे होगा। जैसे इस वाले में अगर मैं समझूँ, यहाँ से प्रेशर ज़्यादा है और जैसे ही ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर आएगा तो स्प्रे हो जाएगा, स्प्रिंग दबेगा और प्लंजर ऊपर की तरफ चला जाएगा, स्प्रे हो जाएगा। जब ये वापस नीचे बैठेगा तो इस वाले एरिया में थोड़ी सी जगह बनेगी, वो वापस यहाँ से बाईपास होके रिटर्न से निकल जाएगा। यानी मैकेनिकल में केम के द्वारा कंट्रोल कर रहे थे और प्रेशर वाले में हम जो फ्लूइड का प्रेशर है उसके थ्रू इसको कंट्रोल करेंगे। ये वाले इंजेक्टर्स आपके इस्तेमाल होते थे डिस्ट्रीब्यूटर टाइप में, जैसे जैसे वो आगे प्रेशर को भेजते थे वैसे वैसे हमारा इंजेक्टर काम करने लगेगा। बस उसे प्रेशर चाहिए और कुछ नहीं, प्रेशर ज़्यादा मिलेगा वो काम करेगा, अगर उसे प्रेशर नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल। इन दोनों डिवाइसेस में मैं बात करूं तो ये मैकेनिकली डिवाइस पे बेसिस है कंट्रोल, ये प्रेशर पे बेसिस है। अब इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक में दो प्रकार होते हैं, पीजो एलिमेंट टाइप और होता है आर्मेचर टाइप। इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के समय में इलेक्ट्रिकल ही कंट्रोल जो हमारे इंजेक्टर्स हैं वही आ रहे हैं। अब हम समझेंगे कि जो इंजेक्टर था आर्मेचर टाइप वो कैसे काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट। जितने भी आप इंजेक्टर देखते हैं लगभग ऐसे ही परफॉर्म करते हैं जो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल है। तो यहाँ पर वन बाय वन हम पहले कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर नोजल, शाफ्ट, स्प्रिंग डॉट्स में जो दिखाई गई हैं स्प्रिंग, ये आपके सोलोनाइड्स हैं। बीच में ये जो आई जैसा बना हुआ पार्ट ये आर्मेचर है। वी बॉल टाइप, यहाँ पर एक वी बॉल टाइप एक वन वे बॉल जैसा सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ से प्रेशर इन होगा, हाई प्रेशर इन होगा। ये वाली लाइन इस साइड से रिटर्न फ्यूल है जो कि लो प्रेशर होगा। तो अब इसमें हम इसकी वर्किंग के ऊपर बात करेंगे। देखिए, अगर यहाँ से सप्लाई नहीं दी जा रही, यानी ECM इंजेक्टर को कोई सप्लाई नहीं दे रहा है, तो इंजेक्टर हमारा क्या करेगा, ये प्रेशर को रोक के रखेगा, स्प्रे नहीं होने देगा। बेसिकली प्रेशर तो होल्ड रहेगा लेकिन ये प्रेशर को होल्ड करके रखेगा। अब कैसे होल्ड करके रखेगा, देखिए यहाँ से आएगा प्रेशर, तो आप ये नीली वाली लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे पहुँचा टिप पर और यहाँ से पहुँचा यहाँ पर। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा है ये नीडल उठ नहीं सकती। क्यों नहीं उठ सकती है उसकी भी बात करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रेशर अवेलेबल है, एक प्रेशर यहाँ अवेलेबल है। ये प्रेशर इसको नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है। प्लस ये जो आर्मेचर लगा हुआ है, ये स्प्रिंग जो लगी हुई है, ये वाली यहाँ पर जो स्प्रिंग लगी हुई है, ये क्या करेंगी, ये इसको नीचे दबा करके रखेंगे। और देखिए नीचे कौन सी बेस्ट रह सकती है दबाने के लिए, ऊपर वाली जो है वो इसको ज़्यादा प्रेशराइज करके दबा करके रख सकता है। ठीक है। अब जब ये दबा हुआ रहेगा तो ये बिल्कुल बंद रहेंगे, यहाँ से भी स्प्रे नहीं हो रहा, यहाँ से भी इधर नहीं जा रहा। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहाँ से यहाँ भेजेंगे सोलोनाइड के अंदर, तो सोलोनाइड के बाद ये जो आर्मेचर है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। जब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा तो यहाँ से फ्यूल, इधर से ये जो वन वे वॉल लगा हुआ है, इधर से जो फ्यूल होगा वो यहाँ से होता हुआ रास्ता बन गया उसके लिए इस वाली लाइन में आने तक। तो अब वो क्या करेगा, वो फ्यूल इधर आ जाएगा। लेकिन जब ये ऊपर हुआ तो ये वाला रास्ता तो बंद हो गया ना, ये ऊपर जाएगा तो ये तो बंद हो गया बिल्कुल, लेकिन ये रास्ता खुल गया, यहाँ से फ्यूल इस साइड की ओर जाएगा।
अब जैसे ही वो फ्यूल इस साइड जाएगा तो ये जितनी भी आप ये नीडल देख रहे हो ना, ये नीडल क्या है, हल्की सी टेपरिंग शेप में होती है। जैसे ये वाला प्रेशर इधर जाएगा, ये हल्का सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, और जब ये हल्का सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा तो इस नीडल के ऊपर जो इसका दबाव था, जो इसके ऊपर इसका दबाव था, वो दबाव क्या हो गया, हट गया। और हटने की वजह से ये जो नीडल है ये ऊपर की तरफ जाएगी, और जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगी नीचे स्प्रे मिलेगी। अंडरस्टूड हो रही है ये बात? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। इन साइड से प्रेशर आया, इस साइड पहुंचा, होल्ड हुआ पड़ा था। जैसे ही हमने सप्लाई भेजा, सप्लाई भेजने के बाद ये आर्मेचर ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ जाने से यहाँ से एक रास्ता खुल गया, इसके लिए रास्ता खुल गया इधर आने के लिए, लेकिन ये क्लोज हो चुका है, ये बिल्कुल बंद हो जाता है ये वाला, कि ये ऊपर चला गया तो ये बिल्कुल टच हो जाएगा, बंद हो गया, बाहर तो नहीं निकलेगा लेकिन इधर जाएगा। इधर जाएगा तो ये जो कॉनिकल शेप है, हल्की सी गाइड बनी हुई है इसमें, ये क्या करेगा, इस प्लंजर को, इस नीडल प्लंजर को ऊपर की तरफ उठा देगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर पहले इसको दबा रहा था, लेकिन अब यही प्रेशर इसको कम होने की वजह से ये इसे ऊपर की तरफ उठाएगा। और इसमें मदद कौन करेगा, यहाँ से जो ये लिक्विड गया है, ये इसको हल्का ऊपर उठाएगा। तो उसी समय ये इस वाली नोजल के ऊपर, इस वाली नीडल के ऊपर क्या होगा, जो प्रेशर है वो हट जाएगा, और प्रेशर हटने से, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है लिक्विड में, ये तुरंत इसको हल्का सा लिफ्ट करा देगी, बिकॉज द रीज़न ऑफ दिस नीडल इज माइनर्स ऑफ टेपर। ये वी शेप में होता है, हल्का सा वी शेप कर्व होता है इसका, तो जो प्रेशर इसके किनारे पर होता है वो इसको होल्ड पुल करने की कोशिश करता रहता है, अप करने की कोशिश करता रहता है। तो ये बात हो गई स्प्रे करने तक। अब बात कर लेते हैं जब ये सप्लाई देना बंद कर देगा तो क्या होगा। अब स्प्रे कर रहा था, ठीक है, अब सप्लाई देनी हो गई बंद। अब सप्लाई देनी बंद हो गई तो क्या होगा, ये वाली जो स्प्रिंग लगी है इसका दबाव इसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। जब दबाव इसके ऊपर पड़ेगा तो ये जो वन वे वॉल है ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्लोज हो गया तो इसका प्रेशर फिर दोबारा इस पे पड़ा, और जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये फिर नीचे की तरफ दबाने लगेगा। तो अब ये पहले तो ऊपर प्रेशर फ्री था, अब ये वापस इसको नीचे की तरफ दबाएगा, तो क्या हो गया, ये फिर दोबारा लॉक हो गया। अब बात उठती है कि जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो जो इस लाइन में बच गया, ये वाली लाइन में, यहाँ पर इस गाइड में जो बच गया, ये कहाँ जाएगा फ्रेंड, यही जो फ्यूल है। जैसे अब ये नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, इसको अब रास्ता मिल जाएगा इस जगह से। इसे मैं क्लोज बता रहा हूँ, ये मान लीजिए कि ये क्लोज हो चुका है, तो अब क्या होगा, ये वाला रास्ता खुल जाएगा। पहले इधर से खुला था, अब इधर से रास्ता खुल जाएगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा, और इसका प्रेशर बहुत ही कम होगा। तो फ्रेंड इस तरीके से जो आपका इंजेक्टर होता है वो परफॉर्म करता है, काम करता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है दूसरे टाइप के इंजेक्टर की। ये तो हो गया आपका आर्मेचर टाइप, दूसरा होता है पीजो टाइप। पीजो क्या है, पीजो एज एन मटेरियल है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये एक पीजो मटेरियल है। इस पीजो मटेरियल की क्या खासियत है कि अगर इस पे ऐसे इम्पैक्ट मारा जाए ना, अगर हम इस पे इम्पैक्ट मारें या इसको किसी तरीके से दबाएं तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है। जैसे हमारा नॉक सेंसर में यही एलिमेंट होता है, इंजन के वाइब्रेट होने पे उसमें करंट पैदा होता है। सेम एज इट इज जो पीजो एलिमेंट होगा उसमें क्या होगा, अगर आप सप्लाई दो तो वो रिवर्स काम करेगा। अगर नॉक सेंसर को वाइब्रेशन करने पर अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है तो हम ऐसा एलिमेंट भी बना सकते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दी जाए तो वो वाइब्रेट हो। बस उसी की मदद से यहाँ पर आर्मेचर के बदले हम क्या लगा देंगे, पीजो एलिमेंट, और फिर भेजेंगे सप्लाई। और जब हम सप्लाई भेजेंगे तो ये वाला जो एलिमेंट है ये थरथराने लगेगा। अभी क्या है कि ऊपर की तरफ खींच रहा है, वो फिर थरथराने लगेगा, अप एंड डाउन होने लगेगा, और अप एंड डाउन होने से यहाँ पे हम स्प्रे करवा सकते हैं। अब हम पीजो और आर्मेचर टाइप समझ गए हैं, वर्किंग बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहाँ पर एलिमेंट बदल जाएगा। बात करेंगे कि जो नोजल है वो कितने टाइम स्प्रे करेगी। तो कुछ वाहनों में आता है 5 टाइम और कुछ वाहनों में आता है 8 टाइम। ये अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी एंड अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी होता है कि वो कैसा इंजेक्टर रखना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू
नॉर्म्स ऑफ पोल्यूशंस, कि कौन सा पोल्यूशन नॉर्म चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट किया जाता है। इनमें प्री, मेन और पोस्ट होते हैं। सेम एज इट इज इसमें भी प्री, मेन और पोस्ट होते हैं। अब यहाँ क्या समझाने की कोशिश हो रही है, देखिए पहले जितने भी हमारे पास इंजेक्टर्स थे, मैकेनिकल हो चाहे वो प्रेशर टाइप हो, वो एक ही बार में ना पूरा फ्यूल स्प्रे कर देते थे। अब जो हम इंजेक्टर लगा रहे हैं ये मिली सेकेंड के अंदर कई टर्म्स में फ्यूल को भेज सकता है। जैसे सम डिग्रीज ऑफ एंगल हमारी क्रैंकशाफ्ट चल रही है, हमें स्प्रे करना है यहाँ पर, तो हमने क्या किया, कुछ समय पहले प्री, ये तो हो गया हमारा मेन जब हमें फ्यूल को जलाना है, और ये हो गया प्री, ये हो गया हमारा पोस्ट। अब होगा क्या, हम क्या करेंगे, मेन फ्यूल बर्निंग स्प्रे जो इंजेक्शन करना है उससे पहले 2 बार या 3 बार हम पहले ही कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, यानी जो कंपनी है किस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको काम करवा रही है उसके अकॉर्डिंग। तो जब वो स्प्रे होगा तो क्या होगा, वो जलेगा नहीं, वो सिर्फ एटमाइज हो जाएगा अच्छे तरीके से, यानी जब मेन को हम इंजेक्ट करेंगे तो जलने के लिए तैयार हो चुका होगा। और हम उसी समय तुरंत, जैसे इसके बीच में डिग्रीज ऑफ एंगल का ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है, तो ये इमीडिएट इसमें चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही आपने इस इंजेक्टर से 2 बार स्प्रे कर दिया तो जो एयर कंप्रेस हो रही थी डीजल इंजन में, वो क्या हुई, एयर उसमें थी लेकिन वो अभी ऊपर आ ही रही है, उससे ऊपर आ चुकी है, अभी पूरा कंप्रेशन हुआ नहीं, उससे पहले ही स्प्रे हो चुका। और वो स्प्रे से क्या होगा, उसके अंदर ही ऑटोमाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, एयर फ्यूल मिश्रण मिलना स्टार्ट हो चुका है, और सम डिग्रीज के बाद मेन इंजेक्शन कर देंगे। और जैसे ही मेन इंजेक्शन होगा आपका फ्यूल जो है वो जल रहा होगा, और जैसे ही वो प्रक्रिया जलने की बिल्कुल लास्ट होने के कगार पर होगी, उसी समय हम पोस्ट इंजेक्शन भी कंप्लीट करा देंगे। इससे जो अनबर्न है, जो सही से जल नहीं पाया, वो भी हमारा जल जाएगा, जिससे हमारे पोल्यूशन नॉर्म्स कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर इन तीनों को करने का बेनिफिट क्या है, इन तीनों को करने से ही हमारी गाड़ी के अंदर जब हम ऐसा इंजेक्शन सिस्टम करते हैं तो जो नॉइस है, जब फ्यूल ब्लास्ट होता है उस समय का जो नॉइस है वो रिड्यूस हो जाता है। कैसे, मैकेनिकल टाइप में एक एरर ये था, जब पूरा फ्यूल एक साथ अंदर स्प्रे कर दिया जाता था तो वो कभी किसी कोने से जल गया, कभी किसी और कोने से जल गया, कभी वॉल वाली साइड से जल गया, तो उसके वजह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉइज़ आनी स्टार्ट हो जाती थी, जिसके कारण आप देखेंगे कि पिछले जो पुराने इंजन होते थे डीजल के, वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते थे और साउंड क्रिएट करते थे, जबकि ये वाले इंजन इतना साउंड क्रिएट नहीं करते और पोल्यूशन नॉर्म्स को भी बेहतर तरीके से चलाते हैं। तो ये मोरल था हमारा इंजेक्टर का। तो इस प्रकार से ये हमारे जो इंजेक्टर्स हैं वो बेसिकली काम करते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो कल हम बात कर रहे थे कि कोड बनता क्यों है, क्यों उसको कोड पे जनरेट करना पड़ता है हर एक पर्टिकुलर डीजल के इंजेक्टर्स के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें मेक नोजल पॉइंट। तो नोजल पॉइंट क्या चीज़ है कि जहाँ से डीजल आपका स्प्रे कर रहा होता है, एक टिप होती है ना ऐसे नीचे की तरफ, जहाँ से आपका डीजल जो है वो स्प्रे करने के लिए तैयार रहता है, यहाँ पे जो हॉल होते हैं वो लेज़र बीम टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाते हैं और बहुत ही बारीक हॉल होते हैं। और अगर लेज़र बीम टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई बारीक हॉल बन रहा है तो उसका जो डायामीटर होगा वो डिसाइडेड तो नहीं होगा कि 110% जितना बनाया बिल्कुल उतना ही बनेगा। और हम ये जानते हैं कि इसमें से जो स्प्रे होता है वो कई पॉइंट्स में निकलता है। कुछ गाड़ियों में 2 पॉइंट का होता है, कोई सिंगल पॉइंट होता है, कोई 6 पॉइंट होता है, कुछ 8 पॉइंट्स भी होते हैं। तो सभी का डायमीटर तो इक्वल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ कोड को जनरेट करवाने की रिक्वायरमेंट होती है। यानी अब हमें पहले इसकी जानकारी निकालते हैं हम कि कितना इंजेक्टर को ओपन किया जाए तो कितना फ्यूल स्प्रे कर सकता है, ये द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात है आर्मेचर गैस्केट थिकनेस। हमने पढ़ा था कि उस पर एक आई शेप में एक आर्मेचर लगा हुआ होता है। ये आर्मेचर जो होता है वो अप एंड डाउन चलता है, ऊपर कुछ स्प्रिंग्स लगी हुई होती हैं, यहाँ पर इस जगह पर कुछ स्प्रिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट है जो क्लोज हो रहा था और इसके नीचे एक पॉइंट था, इस जगहों पर
गैस्केट लगी हुई होती है। और ये जानकारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि गैस्केट भी ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग बना दिया जाए, यानी उसमें 0.00 कुछ तो होगा ना आगे स्पेसिफिक वैल्यू जो बदल रही होगी बार बार, तो उस वैल्यू का भी एरर आ सकता है हमारे इंजन में कंबशन के टाइम पर। तो इन दो चीज़ों के हिसाब से हम पहले ही इंजेक्टर की फुल्ली टेस्टिंग करते हैं मैन्युफैक्चरर्स, और उसका एक स्पेसिफिक कोड जनरेट कर देते हैं कि यस, अगर आप इतने वोल्टेज इसको दे रहे हो और पीछे से बैकवर्ड साइड से सप्लाई इतना है, फ्यूल के प्रेशर का सप्लाई इतना आ रहा है, तो उस समय इतना फ्यूल जो है वो आगे डिलीवर हो जाएगा। तो अब ये आर्मेचर का कोड हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हम ईसीएम को बताते हैं। जब भी आप चेंज करोगे ना इंजेक्टर डीजल का स्पेशली, तो आपको वो कोड उसको बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी का डायमीटर अलग अलग होगा, नोजल के पॉइंट का, आर्मेचर जो लगा हुआ है उसकी जो गैसकेट का थिकनेस है वो अलग अलग है। तो यानी उस इंजेक्टर की जो कैलकुलेशन है फ्यूल स्प्रे करने की, वो कैलकुलेशन दूसरे के इंजेक्टर से थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो, माइनर सा। और ये माइनर डाटा हम ईसीएम को बताते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। इस कोड को वो ईसीएम पढ़ता है, समझता है, और यदि उसको ये महसूस होता है कि डायमीटर पहले की अपेक्षा ज़्यादा है, जितना मुझे भेजना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो वो सप्लाई को कम करेगा, यानी जो वोल्टेज ऑफ करंट देना है आर्मेचर को एक्टिवेट होने के लिए उसको कम देगा ताकि उतना ही अमाउंट निकल सके। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसकी वजह से इंजेक्टर का कोड जो है ना वो जनरेट किया जाता है। पेट्रोल में नहीं होगा, डीजल में आपको मिलेगा ये केवल। और डीजल में अगर आप बिना कोड ईसीएम को बताए हुए अगर आप इंजेक्टर रिप्लेस करते हो आजकल की गाड़ियों में, तो डेफिनेटली मिसिंग का प्रॉब्लम 110% मिलेगा, वाइब्रेशन का प्रॉब्लम 110% मिलेगा, जो पोल्यूशन नॉर्म्स हैं वो भी प्रॉपर तरीके से पास आउट नहीं हो रहे, ब्लैक स्मोक का भी रीज़न मिल सकता है। इसीलिए इंजेक्टर कोड को सही तरीके से ईसीएम को बताना, उसकी प्रोग्रामिंग को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए, यहाँ पे इंजेक्टर का जो हमारा टॉपिक है ये लगभग ख़त्म होता है। आपको अगर कुछ और इसके अलावा विशेष जानना है तो आप कमेंट करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊँगा। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन चैम्बर। देखिए, अब डीजल इंजन में जहाँ पर हम फ्यूल को जला रहे हैं ना, वो भी बहुत से प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब उसमें किस प्रकार का अरेंजमेंट इस्तेमाल करना है, हम हमेशा से यही चाहते हैं कि हम ऐसा अरेंजमेंट इस्तेमाल करें जिसमें जो नॉइस है वो कम हो, परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा मिले, फ्यूल सही तरीके से बर्न हो, एमिशन नॉर्म्स हमारे फॉलो अप हो सकें। तो वन बाय वन हम इनकी बात करेंगे और इनको समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले है सॉलिड इंजेक्शन, यानी सिर्फ एक इंजेक्टर हमने लगा दिया, वो डायरेक्ट सिलेंडर के अंदर स्प्रे कर देगा और फ्यूल को जला देगा, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर जब हम फ्यूल को जलाएंगे तो फ्यूल जो गया है अंदर वो सही तरीके से मिक्सअप नहीं हो पाएगा। पुरानी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता था ये, जिसे आप कह सकते हो कि मैकेनिकल एंड प्रेशर टाइप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। एयर सेल में ये वाला जो हिस्सा होता है थोड़ा सा टेपर बनाया जाता है ताकि जब फ्यूल का स्प्रे किया जाए तो उसको बर्न आउट होने के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेस मिल जाएगा, जिससे वो सही तरीके से फैल कर मिक्सअप होने में उसे मदद मिलेगी। और एयर सेल उसके तापमान को थोड़ा सा कवर अप करने में भी हेल्प करता है, थोड़ा सा एयर का क्वांटिटी यहाँ पर भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे प्री इग्निशन टाइप। प्री इग्निशन टाइप में क्या होता है, एक स्पेशली एक चैम्बर बनाया गया है, इस चैम्बर के अलावा एक स्पेशली चैम्बर बनाया गया है, ये हमारे पिस्टन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्पेशली चैम्बर बनाया गया है। अब ये चैम्बर के अंदर ग्लो प्लग लगा हुआ है ताकि इस चैम्बर को गर्म किया जा सके। अब जैसे ही फ्यूल को बर्न किया जाएगा तो पहले फ्यूल यहाँ बर्न होगा, फिर सडनली यहाँ पर बर्न होगा, तो इसके अंदर एक अंतर होगा जिसके कारण यहाँ का जो फ्यूल है वो सही प्रकार से बर्न आउट हो पाता है। और प्री इग्निशन से जो आपका नॉइस कंसर्न था वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और इस प्रक्रिया को करने पे हमारा जो टर्बुलेंस है थोड़ा सा बढ़ पाता है, यानी इसमें बहुत ही कम, इसमें थोड़ा सा इंक्रीज, इसमें थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज, इसका हमें बेनिफिट मिलता है। देन हम बात करते हैं फोर्थ, सॉइल टाइप चैम्बर। इसमें क्या होता है, स्पेशली एक कॉर्नर की तरफ हम क्या करते हैं, एक एरिया बना देते हैं। इससे क्या होता है कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक में या सक्शन स्ट्रोक, पहले बात करें सक्शन स्ट्रोक में, जब एयर अंदर आएगी तो वो क्या होगी, रोटेट हो रही होगी हल्की हल्की, और जब उसको वापस कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस होते समय वो ऐसे स्वर्ल कर रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, तो जब वो स्वर्ल कर रही है, घूम रही है,
और घूमेगी तो एयर फ्यूल का मिश्रण मिक्स अच्छे से होगा, और जब मिक्स अच्छे से होगा तो टर्बुलेंस हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। यानी एयर फ्यूल का जो मिश्रण है ना उसका मिलना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्वेरल टाइप एरिया इंजेक्शन। अब जो है ना इंजेक्शन हम डायरेक्ट पिस्टन के ऊपर ही करेंगे, लेकिन इसमें ना ये पॉइंट बना हुआ है। यहाँ से क्या होता है कि जैसे ही आप स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने से पहले जो एयर फ्यूल का मिश्रण आया हुआ है वो मिश्रण इसमें आकर के घूमता रहता है। जैसे नीचे आया तो यहाँ पर घूमने की कोशिश करेगा, जब ऊपर वापस जाएगा पिस्टन तो वो घूमने की कोशिश करेगा। जब वो घूमने की कोशिश करेगा तो यानी वहाँ पर एक हवा का जैसे बाउंडर होता है ना, बस एक बाउंडर सा बन जाएगा। इसमें भी वही बाउंडर बन रहा था, बट यहाँ पर कॉर्नर पे बन रहा था, यहाँ नहीं बन रहा था। इसमें क्या होगा, सीधा पिस्टन के हेड पर ही वो बाउंडर बनेगा और हम फ्यूल को स्प्रे करके जलाएंगे। और जब स्प्रे करके हम जलाएंगे तो यहाँ से जब स्प्रे जाएगा तो उस बाउंडर के अंदर अच्छे से मिक्स होगा, जैसे टर्बुलेंस हमारा अधिक हो जाएगा, और टर्बुलेंस अधिक होने से हमारा फ्यूल सही तरीके से बर्न आउट होगा। आई होप आपको ये समझ में आया है।